नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम फिर से हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट में सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ जानकारी लेने के लिए उनसे कि ईरान को लेकर क्या कुछ ताज़ा चल रहा है। जो लेटेस्ट खबर ये आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है और शायद नेक्स्ट राउंड की बातचीत की तैयारी हो रही है। ये बातचीत इस्लामाबाद में होगी या कहीं और होगी, इस पर अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन संकेत आ रहे हैं कि दोनों देश अगले हफ्ते, इसी हफ्ते के अंत में या उससे पहले एक और राउंड की बातचीत के लिए मिल सकते हैं। सुरेंद्र जी। जी देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि मल्टीपल चैनल्स हैं इस कम्युनिकेशन के। बेशक पाकिस्तान में फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है और जैसे आप कह रहे हैं कि टॉक्स कंप्लीटली फेल नहीं हुए थे। हाँ, जो दो पार्टीज 79 के बाद जो आपस में डायरेक्टली बात कर रहे थे और 21 घंटे की बात की है, वो एकदम खत्म नहीं हो सकती है। एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा अभी कई न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ वगैरह देख रहा था वहाँ पे, तो अभी जो एक काफ़ी खबर फैली हुई है कि ईरान प्रेसिडेंट मसूद जो हैं वो इनके साथ बात कर रहे थे, मैक्रॉन के साथ, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि हम प्रेशर और जो ये ब्लॉकेज चल रहा है इसके अंडर तो आने वाले नहीं हैं और ये हेल्पफुल भी नहीं है ग्लोबल इसके लिए। और इशू जो है ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है यूएस की, और यूएस को खुद ही इसका एक सलूशन देखना है। तो उन्होंने उल्टा यूरोप को एनकरेज किया है कि वो यूएस को कहें कि इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस पे ध्यान दें। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर उन्होंने बोली है कि मैं तैयार हूँ कंटिन्यू करने पीस टॉक्स के लिए। तो जैसे आप कह रहे थे कि डिप्लोमेसी चल रही है कहीं ना कहीं और इट्स गोइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ ए रिजल्ट्स आउटराइट हियर। तो बातचीत होगी। यूएन भी काफी एक्टिव है इस वक्त, यूरोपियन यूनियन भी काफी एक्टिव है। वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो थोड़े स्लो हैं, वो अभी ज्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए डरते हैं कि देखिए जो ये ब्लॉकेड डिप्लोमेसी मैं जिसे कहूंगा, जो अभी अमेरिकन ने शुरू किया है, इसके मिक्स सिचुएशन रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक हाथ पे तो देखिए टेंशन्स बहुत इंक्रीज हो गई हैं, जैसे दोबारा रेट्स वगैरह ऑयल के बढ़ना शुरू हो गए थे। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन भी बन सकती है। इमेजिन सबसे ज्यादा इसमें अफेक्ट कौन हो रहा है? चाइना, क्योंकि चाइना का सबसे ज्यादा ऑयल ईरान से जा रहा था। और ये ब्लॉकेट के लिए ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल हार्मुज पे अमेरिकन शिप्स पहुंच गए हैं। वो गल्फ ऑफ ओमान या इंडियन ओशन में ही खड़े हैं और वो अपना सिचुएशन वहीं देख रहे हैं। ये सारा थ्रू सैटेलाइट्स और जो इनका साइबर वॉच है उससे देख रहे हैं कौन सा शिप कहाँ गया है। इनफैक्ट 4 शिप्स ने क्रॉस भी किया है आज, लेकिन वो कुछ यूएई कोई गया है, कोई दूसरे एरिया में गया है। तो ईरान का भी एक जो सैंक्शन शिप है वो भी क्रॉस हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जैसे लगता है कि ब्लॉकेट ऐसा है कि आर्मी उनकी नेवी खड़ी होगी, अमेरिकन की, वो इमीडिएटली अटैक करेंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा है कि दे विल अलाउ दो शिप्स टू कम आउट और उसको वो सीज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और वो भी काफी दूर, ताकि उनके ऊपर अटैक ना हो ईरानियंस का। तो एक बहुत मेजर स्ट्रेटजी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है इस ब्लॉकेट की, ये प्रेशर टैक्टिक्स है, जो मुझे लगता है कभी सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि चाइना भी अब फोर्स करेगा ईरान को टॉक्स करने के लिए। वो अपनी इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं होने देगा। ऑलरेडी अगर आप देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में 0.5% कहीं ना कहीं जीडीपी पे असर आ चुका है, जो आज 6th वीक हो गया है इस वॉर का। और ये जो मीटिंग्स अभी हो रही हैं, इधर से अगर एक और जो न्यूज आ रही है कि इटली ने बोला है कि मैं जो डिफेंस डील कर रही हूँ इजराइल के साथ, आई एम प्लानिंग टू स्टॉप, तो वो भी रुक सकते हैं। तो एक मेजर डेवलपमेंट हो गई है इस प्रेशर बिल्डअप से, और ये प्रेशर बिल्डअप हुआ है आफ्टर फेल्ड टॉक्स। डोनाल्ड ट्रंप एक विक्ट्री की ओर देख रहे थे। चाहे वो युद्ध से के जरिए उनको ईरान पे विजय मिलती, वो घोषणा कर देते कि हम युद्ध जीत गए हैं,
लेकिन वो उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। 40 दिन की वॉर बेनतीजा रही। डोनाल्ड ट्रंप ये कह नहीं पाए कि उन्होंने ईरान को डेसिमेट कर दिया है, रिजीम चेंज कर दी है। ये सब जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे फेल हो गए। जब वो उनके ऑब्जेक्टिव्स फेल हो गए तो मुझे लगता है कि अब वो किसी डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तलाश में है, कि बातचीत में वो कुछ उन्हें ऐसा मिल जाए जिसको वो पकड़ के बोले कि हाँ, जो पहले के राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाए, 79 से जो क्लेरिक रिजीम जो है वो हमारी आंख में खटकती थी, मैंने उस रिजीम को झुका लिया और मैंने वो हासिल कर लिया जो बराक ओबामा नहीं कर पाए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश नहीं कर पाए, या जिमी कार्टर के जमाने से लेकर या रोनाल्ड रेगन के जमाने से लेकर जो कुछ नहीं हुआ वो मैंने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर आप शुरू में देखिए 28 फरवरी से जब ये वॉर शुरू हुई तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उस वक्त? ऑब्जेक्टिव्स रिजीम चेंज के थे, न्यूक्लियर डिसआर्मेंट के थे कि उनके वो एनरिच्ड यूरेनियम वगैरह बंद करा देंगे, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है। सो नेचुरली जो प्राइमरी गोल्स थे अब वो सेकेंडरी गोल्स में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वैल्व्स भी अमेरिका के आ गए हैं। जो उन्होंने एनालाइज किया था कि मेरे साथ यूरोप खड़ा होगा, मेरे साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होंगी, तो वो कहीं भी दिखा नहीं। यहाँ तक के विद इन द कंट्री देयर वाज नॉट मच ऑफ द सपोर्ट। तो इसलिए ये न्यू स्ट्रेटेजी इन्होंने डेवलप की है, जो ये ब्लॉकेड की है, जो मैं ब्लॉकेड डिप्लोमेसी कह रहा हूँ। तो इस पे बेसिकली क्या है, अगर आप मार्च के महीने का असेसमेंट लेंगे, उस पे ईरान ने बहुत मैसिव बिजनेस किया है अपना ऑयल का। एक वो फिगर्स मैं देख रहा था, अराउंड 58 मिलियन बैरल्स हैं जो उन्होंने लास्ट मंथ पे अपना बिजनेस किया है। सो समवेयर दे वे प्रॉफिटिंग, और इस चीज का पूरा एनालाइज किया होगा। अब ये ब्लॉकेट करने से क्या होता है, तेहरान पे काफी अच्छा असर पड़ता है। उनका वो कहीं बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका बिजनेस रुके, ऑयल उनका बाहर ना जाए। तो एक सोची समझी एक ये वाली भी चाल है, और ये सिंपली है, जैसे हम शुरू में ही कह रहे थे कि अमेरिकन्स एज वेल एज ईरानियंस बोथ आर नॉट अगेंस्ट द टॉक्स। अब ये वेन्यू क्या होगा, हो सकता है जनीवा हो, इस्लामाबाद ना हो इस बार, या वियना हो, कहीं ना कहीं हो, शायद गल्फ कंट्रीज में वो नहीं करेंगे। और अब इस चीज में क्या रिस्क आती है, तेहरान आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन चाइना से कह सकता है कि देखो मुझे आपके ऑयल्स के शिप्स नहीं भेजने दे रहे हैं, और तब चाइना क्या करेगा, चाइना अपने शिप्स भेजेगा टू एस्कॉर्ट देयर ओन इंटरेस्ट, और कहीं वो अगर एक्सीडेंट हो गया तो यूएस चाइना का डेंजरस एक वॉर हो सकती है। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो चीज है, और इसीलिए अमेरिकन शिप्स भी डिस्टेंस में हैं। उन्होंने दूसरी चीज ये जरूर कही है कि हम लोग ब्लॉकेड कर रहे हैं, पर उन्होंने रास्ता रोका नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो अटैक कर रहे हैं वो ईरानियन गल्फ के जो पोर्ट्स हैं वहां पे, उस पे नजर रखी हुई है कि वहां से कुछ आता है हम उसको स्टॉप करेंगे। तो एक बहुत सोची समझी मेजर प्रेशर टैक्टिक्स हैं, एंड आई पर्सनली फील दिस इज पुशिंग बोथ साइड्स क्लोजर टू टॉक्स। और ये दोबारा बात करने जाएंगे, क्योंकि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि टॉक्स फेल नहीं हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो वापस गए हैं अपनी कंट्रीज में, पूरी डिटेल्स लेकर गए हैं कि क्या क्या वो चीज मांगते हैं। जैसे आज एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की एक आई हुई है कि एक जो कॉन्फ्रंटेशन का पॉइंट था वो था कि ये कह रहे थे 5 साल का हम आपको सस्पेंड करने देंगे, ईरान विल नॉट, ईरान वाज एग्रीइंग कि हम एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम, जबकि अमेरिकन 20 इयर्स मांग रहे थे। उस चीज पे काफी कॉन्फ्रंटेशन हुई थी। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की एक प्लेबुक है कि किसी भी डिस्प्यूट को एस्केलेट कीजिए, अनरीजनेबल डिमांड्स रखिए, और उसके बाद एक रीजनेबल समझौता कर लीजिए जो कि अमेरिका की ओरिजिनल डिमांड से कहीं ज्यादा हो। मतलब कि आप 50% टैरिफ बढ़ाइए, अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव वो 10% टैरिफ लगाने का हो, और दूसरा मुल्क जो है वो 18% पे तैयार हो जाए। तो अमेरिका जो है अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट कर ले, लेकिन दूसरा मुल्क सोचे कि वो 50% से तो कम आ गया है अमेरिका। लेकिन ये एक इस पूरी स्ट्रेटेजी की, इस प्लेबुक की एक लिमिट है।
ये सब कानूनी दायरों से बाहर जाके एक्स्ट्रा जुडिशियल जो ये स्ट्रेटेजी है, ये काम नहीं की। टैरिफ के मामले में भी काम नहीं करी है, और यहाँ पे जो कि ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो वॉर है, उसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। कांग्रेस से कोई अनुमति नहीं है, यूएन से कोई अनुमति नहीं है। सिर्फ वो अपनी जोर आजमाइश, जो एक डोमिनेंस है अमेरिकन माइट का, उसके जरिए उन्होंने ये वॉर चलाई है। लेकिन उसकी टैरिफ पॉलिसी से भी बड़ी लिमिटेशंस अब सामने आ रही हैं। जहां तक अब जो बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों से इस मामले में मध्यस्थता के लिए कहा, जब उनको लगा कि युद्ध जो है बाहर होता जा रहा है, पकड़ से बाहर होता जा रहा है, तो कहीं इसका अंत नजर नहीं आ रहा, तो बहुत सारे मुल्कों ने हाथ पीछे खींच लिए क्योंकि वो अपने हाथ जलाना नहीं चाहते थे। तो फाइनली पाकिस्तान इस असाइनमेंट के लिए तैयार हुआ। एक किस्म से ये पोस्ट बॉक्स काइंड ऑफ की मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने तैयार हुआ। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो ट्वीट है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्री किया कि मैं 2 हफ्ते का सीज फायर कर रहा हूं, दैट ट्वीट, द टेक्स्ट ऑफ दैट ट्वीट वाज अप्रूव्ड और केम फ्रॉम वॉशिंगटन। आई डोंट फाइंड एनी फॉल्ट विद इट, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला था कि दोनों पक्षों ने मिलकर आपस में राजीनामा से कि आपके प्राइम मिनिस्टर ये ट्वीट करेंगे, प्रेसिडेंट ये करेंगे। लेकिन ये एक चीज दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज डेस्परेट फॉर एन ऑफ रैम्प। अब वो ऑफ रैम्प डिप्लोमेटिक विक्ट्री में तब्दील करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। इसमें अगर आप बिटवीन द लाइंस देखेंगे, जो पाकिस्तान ने भी इस चीज पे रिस्क लिया है एक किस्म का, क्योंकि वो कई कंट्रीज को नाराज भी कर सकता था। और ऑलरेडी अगर आप देखिए ईरान के साथ तो उनका बॉर्डर क्लैश चल ही रहा था, और अफगानिस्तान के साथ भी है, और यहाँ से इंडिया के साथ भी है। तो वो अननेसेसरली एक एनिमिटी और इंक्रीज कर रहा था, तो एक मेजर रिस्क था। लेकिन कहीं ना कहीं वो एडवांटेज उठाना चाहता था अपना जो टैग लगा हुआ था कि टेररिस्ट स्टेट है, उस चीज को चेंज करने के लिए कि मैं पीसफुल कंट्री हूँ जो पीस ढूंढ रहा हूँ। मैं तो जी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले भी कर चुके हैं। जी जी, 2 साल पुरानी बात है, 1.5-2 साल पुरानी बात है। एग्जैक्टली 1 ईयर प्लस की बात है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि वहां पे है। और आप देखिए इस वॉर की वजह से कई जो अफगान के लोग थे ईरान में, वो जाके वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं पर रिफ्यूजी मूवमेंट भी बनता जा रहा है। मैं यूं नहीं कहूंगा कि रिफ्यूजी मूवमेंट, इनफैक्ट दे आर गोइंग बैक इनटू देयर ओन कंट्रीज, लेकिन उनका वो जो इकोनॉमिक वॉर लाइक जो वो माइग्रेशन हो गया था, उस चीज का हुआ है। और दूसरा, जहां तक आप लीगल की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि लीगल, मॉरल और डिप्लोमेटिक तीनों चीजें कंसर्न है, और तीनों चीजें अगर आप देखिए लीगैलिटी वे से हो नहीं रही है। अभी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो हेड है, उन्होंने भी तो क्वेश्चन किया है इसकी लीगैलिटी का। सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं, और यहां तक कि ईरान भी कह रहे हैं कि ये आप सेल्फ क्रिएटेड है। तो अमेरिकन्स हैव बीन कॉट इनटू देयर ओन नेटवर्क राइट नाउ, और उसमें से कैसे निकलना है विद सब रिस्पेक्ट, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग इनटू। इट्स एन एग्जिट पॉलिसी जो वो सोच रहे हैं अपनी निकालने की, और शायद उसमें थोड़ा बहुत कामयाब भी हो जाए, बट देन दे विल हैव टू, आई वुड से दैट व्हाट ऑब्जेक्टिव्स जो थे इनके अचीव करने के लिए, वो पूरे नहीं कर पाएंगे। और ये ब्लॉकेट का जो मैं कह रहा हूं, दिस इज येट अनदर एक इशू है जो इन्होंने यूज किया है, एक दोबारा ईरान पे इकोनॉमिक प्रेशर डालने के लिए, वेयर इनडायरेक्टली चाइना इज बीइंग अफेक्टेड। और इस चीज पे चाइना अब ईरान को प्रेशर करेगा कि आप टॉक्स पे आइए। तो ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की बातचीत हो रही है, और शायद कहीं ना कहीं इस बातचीत के कुछ रिजल्ट्स भी आ जाए। मुझे लगता है कि एक्सियोस की रिपोर्टिंग, आपने भी ये बात उठाई जिसमें आपने ये कहा कि न्यूक्लियर डील को लेकर कहाँ कहाँ दोनों देशों की जो है सहमति के पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ असहमति के पॉइंट्स हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस डिमांड कर रहा है 20 साल का मोरेटोरियम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, और ईरान का कहना है कि ये जो मियाद है वो सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। इसके अलावा ईरान इस बात के लिए भी तैयार है कि वो
अपना जितना भी यूरेनियम एनरिचमेंट का मामला है वो पूरी की पूरी तरीके से वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के लिए खोल दे। मुझे लगता है एक चीज और शायद ईरान कर सकता है इस पूरे मसले में, शायद वो जो उनका ऑलरेडी एनरिच यूरेनियम है वो किसी थर्ड न्यूट्रल मुल्क के पास भी भेज सकता है। ये भी एक संभावना है। ये संभावना 40 दिन के युद्ध से पहले तो बहुत ही प्रबल थी। अभी क्योंकि नेशनलिस्टिक फर्वर जो है वो ईरान में बहुत ज्यादा भारी है, तो क्या इसके लिए वो तैयार होगा? पहले शायद ऐसा कहा जा रहा था कि शायद फ्रांस के पास भेज दिया जाएगा एनरिच यूरेनियम जितना है वो थर्ड पार्टी के पास न्यूट्रल, जो कि रशिया के लिए तो शायद यूएस तैयार ना हो, लेकिन फ्रांस जैसे मुल्क के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन ये देखना है कि इन सब शर्तों पर आपस में कोई सहमति बन पाती है कि नहीं बन पाती है। तो सेकेंड राउंड का टॉक जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि थोड़ा और ज्यादा दोनों पक्ष जो हैं पहले से तय सोच कर आएंगे कि हमें किस बात पर राजी होना है, किस बात पर नहीं होना है, डिस्कस कर लिया होगा आपस में। डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार है उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा, ईरान में जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा कितना झुकना है, कितना आगे बढ़ना है, कितना पीछे आना है। तो शायद सहमति की ज्यादा संभावनाएं दूसरे राउंड में होंगी। बिल्कुल, देखिए 21 घंटे मुआयने रखता है, और 21 घंटे से पहले भी आप सोचिए जो इनडायरेक्टली टॉक्स हो रही थी थ्रू थर्ड पार्टी मीडिएशन, और पाकिस्तान तो एक नया एक्टर आया था, लेकिन इससे पहले यूएई, ओमान, इवन सऊदी अरबिया सब बातचीत कर रहे थे। और उससे पहले भी अगर आपको याद होगा जो 4 फॉरेन मिनिस्टर्स के थी ओआईसी के, उनकी जो मीटिंग्स हो रही थी, सो नेगोशिएशंस इनडायरेक्टली तो बहुत देर से चलती जा रही थी। सेकेंडली एक चीज ये श्योरिटी नहीं थी कि ईरान की अब लीडरशिप कौन है, कौन आगे आएगा, कौन बातचीत करेगा, एंड विथ whom दे कैन कीप ऑन द कम्युनिकेशन। तो इससे जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है कि नाउ एवरीवन नोज कि ईरान के किन लोगों के साथ बात करनी है और कौन सा मैसेज उनके टॉप लीडरशिप पे, वहां पे स्पेशली जो उनके सुप्रीम लीडर्स हैं वहां तक पहुंच जाएगा। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट इशू, जैसे आप कह रहे थे कि अब ये लिस्ट बन चुकी है, जैसे हम न्यूक्लियर की बात कर रहे थे कि 20 साल का पीरियड होगा इसका सस्पेंशन का ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट, या 5 साल होगा। तो इनके पास जहां पे कॉन्फ्रंटेशन हुई है उसके 5 या 6 या 7 पॉइंट्स लिस्ट होगी। तो इस वक्त सारी कंसंट्रेशन उस पे हो रही होगी। जो ऑलरेडी एग्रीड पॉइंट है वो तो एक लिस्ट ऑलरेडी है। अब डर यही है कि कहीं अगर और वायलेंस हो जाता है और कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है, जैसे अगर एक भी ईरान के शिप ऑयल पे अटैक हो जाता है इस वक्त, ईरान क्या करेगा? वो वापस गल्फ कंट्रीज के पोर्ट्स पे करेगा अटैक। देन इट कैन अगेन, ये सीज फायर जो 22 तारीख तक चल रही है उसका खतरा हो सकता है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए बड़ा जरूरी है सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स करना, चाहे रिजल्ट्स आए या ना आए। तो इसलिए दोनों कंट्रीज चाहेंगी कि ये हो जाए, बातचीत हो, और जो 5 पॉइंट्स में से अगर 3 पॉइंट और रिजॉल्व होते हैं तो सिर्फ 2 ही रह जाते हैं। सो थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड, एंड नेचुरली इन दोनों के पास, कंट्रीज के पास, प्लस ग्लोबल जो एक्टर्स हैं वो काफी विद्वान लोग हैं और उनको ज्यादा नॉलेज है, और दे कैन सी इनटू देयर क्रिस्टल बॉल आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिख रही हैं, और सारा मीडिया इस वक्त यही पॉजिटिव बातचीत कर रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा टॉक्स शुरू होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस अपडेट के लिए। दोस्तों, हम लगातार सुरेंद्र जी से अपडेट लेते रहेंगे। सुरेंद्र जी रायसीना रिपोर्ट्स के लिए सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के एनालिस्ट हैं। हम उनसे लगातार बात करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि क्या हो रहा है देश और दुनिया में खास तौर पर, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र। थैंक यू राजेश जी, एंड हैप्पी बैसाखी।